होगी, फिर उसके बाद 11 उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी कर देते हैं। ये क्या संकेत दे रहा है? इस वक्त तो अब जयंत चौधरी भी नहीं है, अब तो गठबंधन में, तो अब इजीली ये सब सुलझ जाना चाहिए था। देखिए पूजा, बात यह है कि इंडिया गठबंधन जो बना था बड़े जोर शोर से, और उसके बाद जो 3 राज्यों के चुनाव आए, 4 राज्यों के, खास करके हिंदी पट्टी के 3 राज्यों के, तो कांग्रेस पार्टी ने सोचा कि इन 3 राज्यों के चुनाव हो जाने के बाद ही विधानसभा चुनाव के बाद अब लोकसभा चुनाव की बात की जाएगी। और जिस तरह के इनपुट उनको मिल रहे थे, जिस तरह के स्थानीय नेता उनको जानकारी दे रहे थे, जिसमें कमलनाथ भी शामिल हैं, जिनके कंधों पर राहुल गांधी ने पूरा मध्य प्रदेश दे दिया था, और जैसे वो चुनाव लड़े और जैसे चुनाव पूर्व उन्होंने सारी रणनीति बनाई, अब उसका नतीजा आप देखने पे आ ही रहे हैं कि दिल्ली के उनके मकान में भगवा झंडा लग गया है। तो ये चुनाव से पहले ही तय कर लिया था कमलनाथ ने या उनके बेटे ने, या चुनाव के परिणामों के बाद तय किया, ये तो सवाल खड़ा रहेगा। लेकिन सवाल ये भी खड़ा रहेगा कि किस तरह से कांग्रेस के नेतृत्व ने एक नेता के जिम्मे पूरा एक प्रदेश दे दिया था, और इस गलतफहमी में कि इन 3 राज्यों के चुनाव आने के बाद वो क्षेत्रीय छत्रपों से बातचीत करके सीटों के बंटवारे पर बात करेंगे। देखिए कितनी हास्यास्पद बात है कि आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चमत्कारिक व्यक्तित्व, आरएसएस बीजेपी की सांगठनिक क्षमता और उनके लगातार अपने विरोधियों को अपने खेमे में शामिल करने की अद्भुत कला से लड़ने के लिए आप एक इंडिया गठबंधन बनाते हैं। उसकी 3-3, 4-4 बैठक होती है। आप सीट शेयरिंग के लिए एक कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक बुलाते हैं, जिसकी सिर्फ एक मीटिंग होती है, और उसके बाद उसमें तय होता है कि स्टेट्स में जो पार्टियां हैं, कांग्रेस के लोग उन पार्टियों से बात करेंगे। लेकिन बात करता कौन है, उनकी अथॉरिटी क्या है, और कांग्रेस पार्टी ने उनको कितनी बातें दे रखी हैं। महाराष्ट्र में अगर ऐसे ही चलता रहा पूजा, तो मैं आपको बता रहा हूं शरद पवार भी कांग्रेस के साथ चुनाव नहीं लड़ेंगे शायद, और ये बड़ी खबर होगी। शरद पवार इतने सालों से एनसीपी कांग्रेस के साथ लड़ती रही है, लेकिन जहां तक मेरी जानकारी है, शरद पवार वंचित विकास आघाड़ी के साथ हो सकता है अकेले चले जाएं, और वो भी इस महायुति या महागठबंधन के से अलग हो जाएं, क्योंकि परिस्थितियां देखिए ऐसी होती जा रही हैं। महाराष्ट्र में सीटों का बंटवारा लोकसभा का जितेंद्र आव्हाड, संजय राउत और नाना पटोले बैठकर नहीं कर सकते। जिस पार्टी के नेता शरद पवार हों, जहां पर उद्धव ठाकरे हो, वहां पर कांग्रेस का उसी कद का व्यक्ति एक बार बैठता और एक ही बार में शायद सीटों का बंटवारा हो जाता। जहां तक हमारे साथी, वरिष्ठ साथी विनोद जगदाले बता रहे थे, देखिए साउथ मुंबई की ही वो सीट थी। मैंने बहुत पहले आपके कार्यक्रम में बताया था कि इस गठबंधन में 3-4 सीटों को लेकर के पेंच है, जिसमें साउथ मुंबई की वो सीट है जिसको देवड़ा फैमिली को कांग्रेस पार्टी देना चाहती है। लेकिन अरविंद सावंत शिवसेना के लगातार 2 बार से वहां चुनाव जीत रहे, इसलिए शिवसेना उद्धव ठाकरे को, वो उद्धव ठाकरे को छोड़ करके भी नहीं गए, तो इसलिए उद्धव ठाकरे वो सीट कतई किसी दूसरी पार्टी को नहीं देंगे। यही वजह है कि मुरली देवड़ा के बेटे मिलन देवड़ा ने तुरंत अपना पाला बदला। उनको मालूम था उनको लोकसभा का टिकट नहीं मिलेगा, और शिवसेना शिंदे गुट ने उनको राज्यसभा भेजने का काम किया। जहां तक आपने उत्तर प्रदेश की बात की है, सबको पता है कि 2014 और 19 में लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के सामने समाजवादी पार्टी एक बार दोनों के परिवार यानी मुलायम सिंह यादव की फैमिली और सोनिया गांधी की फैमिली 2014 में सिर्फ यही लोकसभा जीत सके, और 2019 में तो फैमिली भी हार गई और एक सीट रह गई, राहुल गांधी खुद ही हार गए, और एक सीट रायबरेली रह गई, और जो 4 सीटें थी वो आपको पता है, मुरादाबाद, संभल, मैनपुरी और आजमगढ़। तो कुल मिलाकर लोकसभा का जब चुनाव होता है, तब देश का जो मूड होता है वो वोटर का राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में होता है, और कांग्रेस पार्टी 2 विधायक और 1 सांसद होने के बावजूद इतनी भारी भरकम लिस्ट लेकर समाजवादी पार्टी के पास पहुंची कि उसके होश फाख्ता हो गए। ऐसी सीटों पर कांग्रेस पार्टी ने दावा ठोका जो समाजवादी पार्टी पिछले 20 सालों से लगातार लड़ती रही है। सवाल चुनाव में जीत हार का नहीं है। कांग्रेस पार्टी यही अवसर देख रही है जब वो उन राज्यों में जहां वो कमजोर हो चुकी है अपने आप को खड़ा करे। लेकिन वो पार्टियां जो कांग्रेस को हरा करके, कांग्रेस को खत्म करके खड़ी हुई हैं, अगर वो उनको कांग्रेस को ज्यादा स्पेस देंगी तो उनके लिए संकट होगा। देखिए ममता बनर्जी के लिए बंगाल से आगे कुछ नहीं है, अखिलेश यादव के लिए यूपी के आगे कुछ भी नहीं है, तेजस्वी के आगे बिहार के अलावा कुछ नहीं है, उद्धव ठाकरे के लिए महाराष्ट्र के अलावा कुछ नहीं है। इसलिए ये अपनी सरजमीन को छोड़ना नहीं चाहेंगे। कांग्रेस पार्टी का पूरा देश है, कांग्रेस को एक बड़े भाई के तौर पर जो
भूमिका निभानी चाहिए थी। मुझे लगता है कि इस पूरे घटनाक्रम में वो इस कार्यक्रम में फेल रही है, और जब अपने सहयोगी दलों के साथ उसे गठबंधन पर चर्चा करना चाहिए थी, तब राहुल गांधी न्याय यात्रा लेकर निकले हैं और पूरी कांग्रेस पार्टी उस न्याय यात्रा को कवर करने में लगी। बिल्कुल, और शायद राजीव इसी वजह से दिल्ली और पंजाब का तो पेच फंसा ही हुआ था, और दिल्ली में भी आम आदमी पार्टी ने कह दिया कि भैया 1 सीट देंगे लोकसभा की। बिल्कुल, देखिए दिल्ली में 1 सीट भी कांग्रेस पार्टी को अगर अरविंद केजरीवाल दे रहे हैं मेरे हिसाब से, तो वो बड़ी बात है। क्यों? क्योंकि उनके विधानसभा में लगातार 2 चुनाव में 2013 में और 2015 में, 2020 में विधानसभा में खाता नहीं खुला, और पिछले लोकसभा 14 और 19 के चुनाव में आप दोनों पार्टियों का प्रदर्शन देख लीजिए। इस आधार पर वैसे कांग्रेस पार्टी ये कहेगी कि वो चुनाव लड़े, और आप समझते ही हैं ये दोनों अलग लड़े तो वही कहावत जो है ना, अपने तो डूबेंगे सनम तुमको भी ले डूबेंगे। ठीक है। तो चलिए अब आपके इसी शेर को आगे बढ़ाते हुए मैं दीपक झा सबसे पहले आपके पास ही आ रही हूं। क्या यही हो रहा है क्या भाई, जिस तरह से जिस शेर को अभी उनका जिक्र किया कि अपने तो डूबेंगे ही हम, तुम्हें भी ले डूबेंगे, मतलब क्या कांग्रेस क्या रणनीति? क्षेत्रीय शत्रप पहले ही बोल चुके थे भाई बड़े भाई की भूमिका में आइए, आपको बड़ा दिल दिखाना ही पड़ेगा, जहां आप कमजोर हैं वहां तो आगे बढ़ चढ़कर आप सीटें नहीं मांग सकते ना। देखिए पूजा जी, राजीव जी की शेर के आगे मैं एक लाइन बोलता हूँ, रही होंगी उनकी भी कोई मजबूरियां, ऐसे ही कोई बेवफा नहीं होता। तो जो गठबंधन छोड़ के जा रहे हैं उनकी कोई मजबूरी है, वो मजबूरी राजीव जी बेहतर समझते हैं। पूजा जी आप भी समझती हैं, आजकल देश में सिर्फ बीजेपी चुनाव नहीं लड़ रही है, बीजेपी के साथ ईडी है, सीबीआई है, पुलिस है, जिसके घर आपने देखा कि किस तरीके से तेजस्वी यादव के घर रात में 2 बजे पुलिस भेज दी जाती है। तो बात यह है कि सरकारी तंत्र का भाजपा रूपी जो गुंडा पार्टी है किस तरीके से दुरुपयोग कर रही है, उससे आज लड़ाई है। बात ये नहीं कि आप और हम यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं, राजीव जी चर्चा कर रहे हैं, हमें बड़ा अच्छा लगता है कि आप जैसे लोग शुभ चिंतक है कांग्रेस पार्टी के बारे में बहुत अच्छा सोचते हैं, लेकिन सवाल ये होना चाहिए कि भाजपा जो डिजास्टर बन चुकी है, भस्मासुर बन चुकी है, रक्तबीज रूपी पार्टी बन चुकी है, जहां एक कतरा गिरता वहां 10 रक्तबीज पैदा हो जाते हैं भाजपा से। तो भाजपा जो दिक्कत ये भी है कि आपसे जब आपके गठबंधनों के पेज के बारे में पूछा जाता है तो आप एनडीए की उलझी गांठों के बारे में बात करने लग जाते हैं, ये भी एक बहुत बड़ी दिक्कत है। और दिक्कत आपके गठबंधन में ये है कि आपके ही तमाम घटक दल आपसे नाराज चल रहे हैं। नहीं, अभी पूजा जी आप देखिए, बैठा के यहाँ पे भाजपा प्रवक्ता से बात करेंगे, भाजपा प्रवक्ता हमारे बारे में, कांग्रेस पार्टी के बारे में बड़ी बड़ी ज्ञान की बातें करेंगे। उनसे पूछिए उनका महाराष्ट्र में क्या आकलन है, वो किसके साथ कितनी सीटों पे शेयरिंग कर रहे हैं। उनसे आप पूछिएगा उत्तर प्रदेश में उन्होंने किसको कितनी सीट देना है, बिहार में उनसे बिल्कुल मैं बिल्कुल पूछूंगी दीपक जी, मैं बिल्कुल पूछूंगी, लेकिन आप ये बताइए दिल्ली में क्या 1 सीट के लिए तैयार हैं आप? बहुत सारी चीजें बातें आएंगी। क्या 1 सीट दिल्ली में लेने के लिए तैयार हैं? क्या 17 सीटों का जो ऑफर यूपी में दिया जा रहा है उसके लिए तैयार हैं? यूपी में हमारी 20 से 25 सीटों के पे बात चल रही है, और अखिलेश यादव जी ने 17-18 सीटों के बाद ऑफर कर दिया है। तो बात यह है कि बिल्कुल स्पष्ट है, अभी चुनाव की डेट्स नहीं आई हैं, तैयारियां चल रही हैं। तैयारियां सीट चुनाव से नहीं होती, तैयारियां ग्रामीण स्तर पे, जमीनी स्तर पे, कार्यकर्ताओं के स्तर पे चुनाव लड़ा जाता है। पूजा जी, वो तैयारी कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी और हमारे सहयोगी दल पूरी तरीके से कर रहे हैं, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। सीट शेयरिंग 2-4 सीटें ऊपर नीचे आ जाएंगी, जैसे कि हमारे माननीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने कहा था, हम बड़े भाई हैं और बड़ा दिल दिखाएंगे सीट शेयरिंग में। तो इससे बड़ी बात, बड़ा दिल दिखाते तो ममता दीदी आपके साथ होती, नीतीश आपके साथ होते, जयंत चौधरी आपके साथ होते। कहा पूजा जी, जो अभी आपका सवाल है ना, इसका जवाब मैंने पहले दे दिया कि रही होंगी उनकी कोई मजबूरियां, ऐसे ही कोई बेवफा नहीं होता। तो कौन सी मजबूरी है? तो मजबूरी का कारण कांग्रेस ही क्यों बन रही है? अब देखिए ना, जो नेता गए सबके बयान क्या आ रहे हैं, कांग्रेस की वजह से सीट शेयरिंग नहीं हो रही। मोहब्बत है, कांग्रेस से सबको प्यार है, लेकिन डर क्या होता है ना, विनय न मानत जड़ जल गए 3 दिन बीत। तो मोदी जी क्या है कि मोदी जी साम दाम दंड भेद राजनीति का स्तर इतना नीचे ले गई है भाजपा, राजनीति को इतना कीचड़ बना दिया है कि जिनको आप आरोपी बताते थे उनको गले लगाते हैं। और किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने, तो अभी ताजा उदाहरण देख लीजिए, चंडीगढ़ का मेयर का इलेक्शन देख लीजिए, जो टीवी के सामने, कैमरे के सामने कैद हो गया, सुप्रीम कोर्ट ने लताड़ लगा दिया। इनका तो यहाँ पे दिख गया पाप। जो पाप नहीं दिखता भाजपा का, उसके लिए हम और आप बैठ के यहाँ पे चर्चा करेंगे तो भाजपा
कांग्रेस के ऊपर अटैक करेंगे, क्या आप बताइए। तो मैं भाजपा को नेशनल डिजास्टर अलायंस बोलता हूँ, राष्ट्रीय विध्वंसक अलायंस दल है ये लोग, एसएन सिंह साहब विनाशक हैं। रिस्पॉन्ड कीजिए। एक नई जो है यहाँ पर परिभाषित कर रहे हैं एनडीए को दीपक झा, लेकिन वाकई में अब तो सत्ता प्राप्ति के पीछे ये इन प्रकार हर सीट एक चुनौती आपके लिए, हर सीट पर जो है किस तरह से गहन चिंतन मंथन के बाद इधर उधर नेताओं को बुलाया जा रहा है, ये सब दिख रहा है। पूजा जी देखिए, पूजा जी एक बड़ी देसी कहावत है कि स्वार्थ के सब सगे बिन स्वार्थ नहीं कोई, पाले सुग्गा सारिका काग न पाले कोई। सब लोगों को यह पता है कि कांग्रेस जो एक घमंडिया गठबंधन का हिस्सा बना हुआ है उसका कोई जनाधार नहीं है। जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं वो भी समझ रही है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ये भली बात जानती है कि जो हमको अखिलेश वकिलेश कहता है, जो अभी 5 राज्यों के चुनाव में हमारी हैसियत बताने का कार्य करता है, उसका उत्तर प्रदेश में क्या है। और ममता बनर्जी इसी कांग्रेस के भ्रष्टाचार के विरोध में अपनी पार्टी बनाई, उसी भ्रष्टाचार के विरोध में आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में अपनी पार्टी बनाई, उसी भ्रष्टाचार के विरोध में जो शिवसेना उद्धव गुट है उसने अपनी पार्टी बनाई। तो निश्चित तौर पे स्वार्थ के सब सगे बिन स्वार्थ नहीं कोई, यही कहावत है कि लोगों को पता है कि कांग्रेस का साथ और हाथ लेकर हमें कोई फायदा नहीं होने वाला, इस नाते वो लोग जा रहे हैं। अब तीसरी बात आप देखिए, इन्होंने कहा भाई आपके पास कोई नेता है नहीं, कोई नीति है नहीं, कोई नियति है नहीं, आप सब नेताओं को अपनी तरफ बुला लेंगे तो नेता बचेंगे कहां से? नहीं पूजा जी, होता क्या है कि जो पेड़ सूख रहा हो उसके नीचे मनुष्य भी नहीं बैठते और पशु पक्षी भी अपना घोंसला नहीं बनाते। इसी तरह जब नाव डूब रही हो तो जो बुद्धिमान आदमी है पहले उतर जाता है, बाकी लोग धीरे धीरे उतरते हैं। आप अगर सवाल पूछेंगी कांग्रेस से कि आपकी क्या रणनीति है तो रणनीति नहीं बताएंगे। वो कहेंगे मोदी जी तो 370 समाप्त कर दिए, भाई मोदी जी तो 3 तलाक पर कानून ले दिए, मोदी जी तो गारंटी दिए थे भव्य राम मंदिर बनाने का, मोदी जी तो गारंटी दिए थे अंत्योदय की परिकल्पना को पूरा करने का, मोदी जी तो बड़े बड़े टनल बना रहे हैं, पुलों का निर्माण कर रहे हैं, बॉर्डर पे रोड बना रहे हैं, देश की अर्थव्यवस्था बढ़ा रहे हैं और 30 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा के बाहर निकाल रहे हैं, लोगों को आवास दे रहे हैं, किसी को उज्ज्वला दे रहे हैं, किसी को उजाला दे रहे हैं, किसानों को सम्मान निधि दे रहे हैं, बहुत सारे काम कर रहे हैं। अगर इतनी मजबूत योजनाएं हैं लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं अपने आप को कमजोर तो महसूस बीजेपी कर रही ना, 370 का आंकड़ा तो यूं ही हासिल नहीं होगा और इसीलिए कभी नीतीश कुमार को अपने पाले में बुला लिया जाता है, जयंत चौधरी को वहां से इंडिया अलायंस को कमजोरी कर रहे हैं ना, अशोक चौहान कांग्रेस को कमजोर कर रहे हैं। यही खूबसूरती होती है, जो विद्यार्थी अच्छा नंबर प्राप्त करना चाहता है वो अंतिम समय तक प्रयास करता रहता है, वो छोड़ नहीं देता है। और मैं तो कहता हूं कि जब भगवान राम के भव्य मंदिर का उद्घाटन कार्यक्रम था उस समय भी आप देखिए, आप विरोध कर रहे हैं, किसका विरोध कर रही है? भारत में भगवान राम का विरोध करके अगर कोई चाहता है कि उसका कल्याण हो जाए तो ऐसा हो जाए? नहीं हो जाएगा। और आज भी देखिए भारतीय जनता पार्टी विकसित भारत संकल्प यात्रा के लिए गांव-गांव मोदी की गारंटी वाली गाड़ी भेज रही है, बड़ी बड़ी बैठकें कर रही है, कार्य योजना बना रही है। यही तो दूसरी पार्टी भारतीय जनता पार्टी में अंतर है कि भारतीय जनता पार्टी जो अपना है उसको सर आंखों पर लगाकर चलती है, जो अपना नहीं है उसको अपना बनाने का कार्य करती है। भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाल रहे हैं, जनता के बीच ही है। भाई कैसी न्याय यात्रा, आप बताइए कैसी न्याय यात्रा? वो ऐसी अशुभ काल में शुरू हुई यात्रा है कि वो यात्रा पश्चिम बंगाल नहीं पहुंचती है, सहयोगी छूट जाते हैं। वो यात्रा बिहार नहीं पहुंचती है, कई लोग उस नाव से उतर कर चल देते हैं। वो यात्रा उत्तर प्रदेश नहीं पहुंचती है, शायद उनकी बहन जो राज्यसभा मांग रही थी हिमाचल से वो नाराज होकर आती नहीं। वो यात्रा उत्तर प्रदेश में अभी पूरी तरह से पूर्ण ही नहीं की कि उत्तर प्रदेश के सहयोगी छोड़कर बहुत सारे लोग उनका साथ छोड़ने का कार्य करते हैं। उत्तर प्रदेश के सहयोगी भी छोड़ रहे हैं के साथ? हालांकि कल अखिलेश यादव ने सीट शेयरिंग को लेकर जो बयान दिया उससे संकेत तो दिख रहे थे कि बेहद नाराजगी है। आपने दूसरी लिस्ट भी आप घोषणा कर देते हैं उम्मीदवारों की। अगर आप बात करिएगा तो अगर आप उनसे खाली 30 मिनट के लिए मिल लीजिएगा तो गांधी जी, सरदार पटेल और मौलाना आजाद की कलेक्टिव लीडरशिप अगर आपको कहीं देखनी है तो आदरणीय अखिलेश यादव जी से मिल लीजिएगा। दूसरी बात, हम राजीव रंजन जी के बहुत बड़े फैन हैं और उन्होंने अभी एक शेर सुनाया, तो राजीव रंजन जी को भी मैं एक शेर सुनाता हूं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी की तरफ से, जो कि संबोधित कर रहे हैं समझ लीजिए पूरे देश की जनता के लिए कि हम मिलकर पुकारेंगे तो लौटाएगा माजी, आओ मेरी आवाज में आवाज मिला दो। देखिए वक्त आ गया है पूजा जी, इलेक्शन में अब सिर्फ हैं, हम जल्दी से जल्दी सीट शेयरिंग को डिसाइड करके आगे बढ़ें। अगर आप इस समय की इतनी महत्वता समझ रहे हैं तो अखिलेश यादव को शामिल हो जाना चाहिए, अमेठी में जुड़ जाते, रायबरेली में आज जुड़ जाएं। देखिए
पूजा जी प्रायोरिटी पर डिपेंड करता है। ये न्याय यात्रा कांग्रेस की अपनी पर्सनल, उनकी एक पॉलिटिकल पार्टी है, उनकी न्याय यात्रा है। हमारी प्रायोरिटीज जो है वो डिफरेंट है। दूसरी बात, अभी फिर राजीव रंजन जी ने एक बात कही, बड़े भाई छोटे भाई वाली। देखिए, समाजवादी पार्टी और आदरणीय अखिलेश यादव जी ने छोटा भाई बन के 2017 में बड़ा दिल दिखाया और कांग्रेस को 110 से ज्यादा सीटें चुनाव में लड़ी। भतीजा बनकर के 2019 में बुआ को हमने आधी से ज्यादा सीटें दी। तो पूजा जी, आदरणीय अखिलेश यादव जी और समाजवादी पार्टी ने हमेशा बड़ा दिल दिखाया है और इस बार भी देखिए हम बड़ा दिल दिखा रहे हैं। हमारे साथ जो भी मध्य प्रदेश में हुआ या नहीं हुआ वो सब भूल करके हम आगे बढ़ रहे हैं। क्यों आगे बढ़ रहे हैं? क्योंकि अभी एसएन सिंह साहब ने 2-3 बड़ी इंपॉर्टेंट बातें कही कि मोदी की गारंटी और मोदी का ये, मोदी का वो। साहब, एक व्यक्ति के लिए, मतलब बीजेपी की कोई गारंटी नहीं है, गारंटी मोदी की है। ये भारतीय जनता पार्टी है या भारतीय मोदी पार्टी है, ये भारतीय जनता पार्टी को डिसाइड करना पड़ेगा। क्या कभी अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था इनके जो प्रधानमंत्री थे हमारे देश के कि ये अटल की गारंटी है? नो, वो हमेशा कहते थे कि ये बीजेपी की गारंटी है, ये देश की गारंटी है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को इन्होंने मोदी जी के आगे गिरवी रख दिया है। अब यूपी कैसे साधेंगे? आप भी बड़ा दिल दिखा रहे हैं, कांग्रेस भी बड़ा दिल दिखा रही है, तो पेच कहां फंसा है? पेट कहीं नहीं फंसा है, पेट कहीं नहीं फंसा है पूजा जी। कांग्रेस हैज टू रिस्पॉन्ड और हमने इंटरनली अच्छा खासा डिस्कशन कर भी लिया है। जो ये 2-4 दिन की देरी हो रही है, 2-3 दिन में हम सीट शेयरिंग करके हम चुनाव में होंगे। एंड हम ऑलरेडी चुनाव में है पूजा जी। हमारे जो हम 80 की 80 सीटों पर तैयारी कर रहे हैं, 80 की 80 सीटों पर जो हमारे पर्सपेक्टिव कैंडिडेट हैं, बारिंग रायबरेली एंड अमेठी, वहां पर हम लोग ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। तो कांग्रेस के खाते में जो सीटें जाएंगी उसका फायदा कांग्रेस को मिलेगा, क्योंकि हम वहां पर ऑलरेडी तैयारी कर रहे हैं। दूसरी बात पूजा जी, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात एसएन सिंह साहब ने कही है, ये अक्सर बोलते हैं इकोनॉमी की, अभी भी इन्होंने अर्थव्यवस्था की बात छोड़ दी। पूजा जी, मैं एसएन सिंह साहब को और भारतीय जनता पार्टी को एक बात बताना चाहता हूं कि आज देश में 35% जो बच्चे हैं वो मॉल न्यूट्रिशन का शिकार हैं। आप कहते हैं कि थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनाएंगे, सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनाएंगे। अरे साहब, 2047 तक जब ये वर्कफोर्स में बच्चे आएंगे तो 35% ऑफ। ठीक है, मैं मौका दूंगी आपको। ठीक है, मैं मौका दूंगी। आनंद दुबे के पास चलते हैं। आनंद दुबे जी, महाराष्ट्र में क्या चल रहा है? यहाँ पर सब कुछ ठीक है, दिखाने के लिए ही सिर्फ तस्वीर है, या अंदर अंदर नाराजगी आपस में बहुत बढ़ती जा रही है? उद्धव ठाकरे 18 सीटों पर कोऑर्डिनेटर्स की घोषणा कर देते हैं, यानी ये तो उन्होंने सीधा सीधा, आपकी पार्टी ने तो कह दिया कि हम 18 से कम पर नहीं मानेंगे। पिछली बार 18, तो इस बार भी 18 पर। पूजा जी नमस्ते। देखिए, जब हमारी महागठबंधन की शुरुआत हो रही थी तब ही ये बात समझ में आ गई थी कि बहुत बड़ी चुनौती का सामना हम करने जा रहे हैं। अलग अलग विचारधाराओं की पार्टियां, अलग अलग राज्यों की पार्टियां सब एक मंच पर आ रही हैं। मुद्दे जीवन भर एक दूसरे के खिलाफ लड़े गए, सब एक साथ आ रहे हैं। तो एक बड़ी चुनौती जरूर थी, आसान नहीं था। तो कोई ये ना कहे कि इंडिया गठबंधन में कमजोरी आ गई है, इंडिया गठबंधन में समन्वय नहीं है। ये शुरू से पता था कि एक बड़ी चुनौती है। महाराष्ट्र में 2019 में हमने 23 सीटों पर चुनाव लड़ा, क्योंकि हम 2 पार्टियां थी। भारतीय जनता पार्टी से हमारा गठबंधन था, 25 पर वो लड़े, 23 पर हम लड़े। 2024 में अब हम 4 पार्टियां हैं। 3 पार्टी हमारी महाविकास आघाड़ी में, चौथी पार्टी वंचित बहुजन विकास आघाड़ी भी हमारे साथ है। तो एक बड़ा दिल दिखाते हुए हम अब 23 से 18 पर आने पर बातचीत कर रहे हैं। 18 लोकसभा सीटों पर हमारे समन्वयक भी कल डिक्लेयर कर दिए गए। तो हमारे यहां कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है। हम चारों पार्टियों में आपस में बहुत अच्छा समन्वय है और हमारे नेता आपस में एक दूसरे के संपर्क में भी है। लेकिन अब बात करूं अगर भारतीय जनता पार्टी की, तो भारतीय जनता पार्टी की हो सकता है पूरे देश में अच्छी स्थिति हो, लेकिन महाराष्ट्र में अच्छी स्थिति नहीं है। यह सिर्फ मैं नहीं कह रहा, आपके अनुभवी पत्रकार भी कह रहे हैं, देश राज्य की जनता भी कह रही है। जिस प्रकार महाराष्ट्र राज्य में इस प्रकार एक गंदी राजनीति की जा रही है पिछले 1-1.5 वर्षों से, यह महाराष्ट्र की राज्य की जनता को पसंद नहीं आया है। हमारा राज्य बड़ा ही सुसंस्कृति है, छत्रपति शिवाजी महाराज की विचारधारा पर चलने वाला यह राज्य है, एक दूसरे का सम्मान करने वाला राज्य है। यहां पर जिस प्रकार पार्टियों को तोड़ा और मरोड़ा गया, यह किसी को अच्छा नहीं लगा। ठीक है, राजनीति आप करिए, हमारी आपकी एक वैचारिक लड़ाई है, पक्ष और विपक्ष दोनों में लड़ाइयां होती हैं, लेकिन पार्टियों को छीन लेना, नेताओं को बल जबरी जेलों में ठूस देना, उन पर अन्याय करना, परिवार तक पहुंच के परिवार पर कलंक लगाना, इस प्रकार की जो राजनीति भारतीय जनता पार्टी ने हमारे राज्य में की है,
यह 13 करोड़ की जनता को पसंद नहीं आया है। जितने रुझान आ रहे हैं, जितने सर्वे आ रहे हैं, सब चीख चीख कर कह रहे हैं कि महाविकास आघाड़ी को बढ़त है और एनडीए यहां पर नुकसान उठा रही है। तो यह नुकसान सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी का हो रहा है। उनके किए गए वादे, उनके जुमले कुछ भी धरातल पर नहीं आ पाए और जिस प्रकार से अपने चरित्र का लेकिन हनन आपके गठबंधन के भारतीय नेता तो जनता चले पार्टी गए ने ना। किया है। मिलिंद देवड़ा चले गए, अशोक चौहान चले गए, बड़े हम चेहरे, कहते हैं पूजा जी एक हाथ आगे बढ़कर हाँ। कहता हूं सब चले जाएं। ये 1 2 3 नाम आप क्यों कह रही हैं? और 25-50 लोग चले जाएं। वो पार्टियां नहीं होते हैं, पार्टी कार्यकर्ता और अब तो सवाल और शरद पवार वोटर का भी आ बनाते गया। हैं। राजीव ने जिस तरह से जिक्र किया, मेरे सहयोगी ने शरद पवार का भी जिक्र किया, तो उनकी भी नाराजगी सामने आ रही है। देखिए ऐसा 30 है, सीटें 18 आप ले लेंगे, 29 में सबसे बड़ा सवाल तो एनसीपी शरद गुट के लिए ही रहेगा ना। आप देखिए ना कि आदरणीय शरद पवार साहब 2019 में कितनी सीटें लड़े, कांग्रेस 2019 में कितनी सीटें लड़ी, कितनी जीती, हम कितने लड़े, कितनी जीते। वंचित चूंकि नई पहली बार हमसे जुड़ने जा रहे हैं, तो उसी हिसाब से हम आपस में बंटवारा कर रहे हैं ना। कोई हमारे यहाँ मन मुटाव नहीं है, कोई मनभेद नहीं है। एक बड़े हृदय के साथ हमने 23 मांगा, 23 पर बात नहीं हो रही थी, तो अब हम 18 पर बड़ा बातचीत कर हृदय रहे फिर हैं। कौन यहाँ कौन नहीं दिखा रहा? आपने तो दिखा दिया सब। हाँ, तो अब दिखाएंगे सब लोग। हम चारों पार्टियों में आपस में समन्वय है। देखिए, जब एक परिवार बड़ा होता है ना, तो उस परिवार में एक दूसरे को अपनी बात कहने का अधिकार भी होना चाहिए। यही लोकतंत्र है। भारतीय जनता पार्टी में नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में लोकतंत्र को कोई मानता नहीं। ठीक है, अतर जैदी साहब, पंजाब की तकरार तो नजर आ रही थी, लेकिन दिल्ली में अचानक क्या हो गया? 1 सीट सिर्फ कांग्रेस के लिए, और आपको लग रहा है कि 1 सीट पर राजी हो जाएगी कांग्रेस? नहीं, देखिए, सबसे पहले तो मैं ये क्लियर कर दूं कि आम आदमी पार्टी इंडिया का गठबंधन का इंटैक्ट पार्ट है, और पहले भी और आज भी है। जहां तक आपने बात की पंजाब की, तो पंजाब में सबको पता था, हमारी जब बात हुई थी तब भी ये बात हुई थी कि वहां के जो कार्यकर्ता हैं वो ये चाहते हैं कि दोनों पार्टियां जो हैं वो अलग अलग लड़ें, तो ये पहले से तय था। और जहां तक आपने दिल्ली की बात की, तो दिल्ली पे देखिए एक ऑफर हमने दिया है, लेकिन अभी हमारी बातचीत एक पॉजिटिव वे में चल रही है। परसों भी आपने देखा होगा, वीडियो फुटेज आए थे कि मल्लिकार्जुन खड़गे जी और अरविंद केजरीवाल जी एक लंच पे साथ में थे। तो हमारी बात आगे बढ़ रही है और बहुत पॉजिटिव नोट पे आगे बढ़ रही है। जैसे ही कुछ ना कुछ कोई रास्ता निकल के सीट शेयरिंग होगी, वैसे हम आपको बताएंगे। हम सिर्फ ये कहना चाहते थे उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कि चुनाव सर पर है और अब हमें और ज्यादा डिले करने का वक्त हमारे पास नहीं बचा है। 2 मीटिंग हमारी कांग्रेस के साथ ऑलरेडी हो चुकी हैं, आगे भी हमारी उनके साथ बात चल रही है, लेकिन अब हमें जल्दी से जल्दी सीट शेयरिंग का जो फॉर्मूला है उसको फाइनल करके और अल्टीमेटम भी दे देते हैं कि अगर इस पे आप जल्द जवाब नहीं देते तो 6 सीटों पर जो हम ले रहे हैं अपने खाते में, उन पर उम्मीदवारों की घोषणा भी कर देंगे। नहीं, देखिए, आप खुद सोचिए कि अल्टीमेटम या धमकी वाली ये कोई बात नहीं है। इसमें हम सिर्फ एक इंफॉर्मेशन शेयर करना चाह रहे थे अपने इंडिया गठबंधन के पार्टनर के साथ कि ज्यादा वक्त नहीं बचा है। आप बताइए, फरवरी जो है वो ऑलमोस्ट खत्म पर है और चुनाव बिल्कुल सिर पर खड़ा हुआ है, तो ये सारी फॉर्मेलिटीज जो है ये पूरी हो जानी चाहिए। इनमें ज्यादा टाइम अब नहीं लगना चाहिए। जो भी जितनी सीटें आपस में शेयर होकर बनती हैं वो अनाउंस हो जानी चाहिए। ये हमारा एक प्रस्ताव था कांग्रेस को। और जहां तक आप बात कर रही है हमारी या बीजेपी के लोग हमसे सवाल कर रहे हैं, मैं सिर्फ उनसे पूछना चाहता हूं कि वो बताएं कि उन्होंने कितने, जो उनके पार्टनर्स हैं हर स्टेट में, उन्होंने कितने पार्टनर्स की सीटें अनाउंस कर दी हैं, या वो इतने परेशान क्यों है? एक तरफ तो मुझे बड़ा हास्यास्पद लगता है कि बीजेपी के बड़े बड़े नेता मंचों से ये कहते हैं कि अब की बार 400 पार, उसके बाद भी वो इतने परेशान है इंडिया गठबंधन को लेके कि उनकी नजर हर वक्त इंडिया गठबंधन के ऊपर लगी रहती है कि इनकी सीटें। चुनौती तो आप लोगों ने खड़ी की है, तभी लगातार इंडिया गठबंधन बिखर रहा है। नहीं, देखिए, जो जा रहे हैं उनके पता नहीं क्या मजबूरियां होंगी या क्या वजह होंगी। आपको भी पता है कि किस तरह से ईडी सीबीआई आज एक एजेंसियां बनकर जो काम कर रही हैं, तो जो जिस वजह से जा रहा है वो बेहतर जानता होगा। लेकिन हम अपने बारे में बता सकते हैं कि हम इंडिया गठबंधन में थे, हैं, और इंडिया गठबंधन इंटैक्ट होकर लड़ेगा। और आप देखेंगे आने वाले वक्त में कि इंडिया गठबंधन दिल्ली हो, पंजाब हो या पूरे देश में कहीं भी जहां जहां इंडिया गठबंधन लड़ेगा वो सीटें जीत के आएगा और सरकार बोलिए दीपक बनाएगा। शाह, रिस्पॉन्ड कीजिए, फिर मैं अपने वरिष्ठ सहयोगी राजीव रंजन का रुख करूंगी। बोलिए दीपक। के लिए एक बात बोलूंगा, शादी के उतरे हुए मंडप से गुलदस्ता बनाने की कोशिश कर रही है।
तो गुलदस्ता ना इनका बनेगा ना इनकी सरकार बनेगी, क्योंकि ये डरे हुए कायर लोग हैं। जो मैंने पहले भी कहा है, ये दूसरों का घर तोड़ के अपना घर उजाला करना चाहते हैं। ये शिक्षा पे बात नहीं करेंगे, स्वास्थ्य पे बात नहीं करेंगे, महंगाई बेरोजगारी पे बात नहीं करेंगे। नरेंद्र मोदी जी का जो भाषण होता है, अमित शाह जी का जो भाषण होता है, आप देखेंगे इंडिया गठबंधन को कोसते रहते हैं, कांग्रेस पार्टी को कोसते रहते हैं। इनके यहाँ परिवारवाद का राज है, तो उस पर कोई एक शब्द नहीं चलता है। तो जनता जो दोहरा चरित्र है वो देख चुकी है, और आस्था की भावनाओं को आस्था में मत डुबोइए। अब देश समझ चुका है, राम से आगे बढ़िए। राम हृदय में बसते हैं, मंदिर में तो है ही, मंदिर का कोई विरोध नहीं करता है, लेकिन आप मंदिर 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 लेके आ जाते हैं। बताओ ना भाई, महंगाई कब कम करोगे? बताओ ना भाई, किसानों को एमएसपी क्यों नहीं देते हो भाई? तो किसानों की बात आप करते नहीं है, मंदिर बना दिया। मंदिर सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बना है, पूरे ठीक देश है, ने चलिए इसका मैं इस स्वागत पर मैं किया है। आगे बात करूंगी। मैं आपने फिलहाल राजीव का रुख कर लेती हूँ। राजीव, जितनी तस्वीर यहाँ पर इंडिया गठबंधन की अगर मैं बात करूं, जितनी तस्वीर गुलाबी दिखाई जा रही है, वाकई में उतनी गुलाबी है ये? क्योंकि आज हम हर स्टेट में देख रहे हैं क्या स्थिति इस वक्त इंडिया गठबंधन की है, कितने सहयोगी चले गए, कितने कद्दावर चेहरे चले गए। आप किस तरह से आंक रहे हैं? देखिए, दिक्कत यह है पूजा की कांग्रेस पार्टी और उनके नेता राहुल गांधी को लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी के खिलाफ संसद और सड़क पर कोई पार्टी लड़ती है तो वो अकेले कांग्रेस पार्टी है और वही विरोध के प्रतीक के तौर पर है। हालांकि जितने चुनाव, 2 चुनाव वो लड़ करके वो देखे, और दोनों चुनाव में कांग्रेस पार्टी की क्या गति दुर्गति हुई आपने देखा। तो सवाल ये है, और दूसरी तरफ सवाल यह है कि ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल, शरद पवार, इन नेताओं को लगता है कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कोई रोक रहा है तो ये लोग अपने अपने स्टेट में रोक रहे हैं, चाहे जन समर्थन से और चाहे अपने जो राजनीति के शतरंज की बिसात पर चाले हैं। हालांकि शरद पवार, जिन्होंने उद्धव ठाकरे को इस पाले में लाने का काम किया था, उन्हें बीजेपी ने उन्हीं की भाषा में जवाब देके उनके भतीजे को तोड़ लिया है। अभी महाराष्ट्र की राजनीति आज जहां पर है पूजा, अगर कोई ये कह दे कि 2024 का लोकसभा चुनाव इसी हिसाब से होगा तो मुझे बहुत अभी इस बात में शंका है। अभी उलटफेर बहुत हो सकते हैं, इतने हो सकते हैं जितना कि आपके दिमाग में या मेरे दिमाग में न भी आए।